तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया है, उसके बाद में हमें दूसरे टाइप का सेल पढ़ना है अब, जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ऐसे सेल हैं जिनके पास में ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, जिनके पास में एक मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए पाया जाता है और उस पूरे स्ट्रक्चर को डीएनए प्लस जो उसके ऊपर में कवरिंग है उसको मिला के बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा इनके पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स और भी देखने को मिलते हैं। तो इनका साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं, तो इनका साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंटलाइज्ड रहता है, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, कंपार्टमेंटलाइज्ड रहता है। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे बनती है? ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से सेल आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, है ना। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के भी एक मेंबर्स होते हैं जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा फंजाई। तो ये हमारे पास में ग्रुप्स हैं जो यूकैरियोटिक है। इनके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि ये डिफरेंट टाइप के यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उसमें भी ज़्यादातर हम क्या पढ़ेंगे, हायर प्लांट्स एंड एनिमल के सेल। ठीक है। तो एक कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल जो होता है वहाँ पर सबसे बाहरी तौर पे हमें दिखाई पड़ती है एक सेल वॉल। तो सबसे बाहर किसी भी यूकैरियोटिक सेल का मतलब कुछ यूकैरियोटिक सेल में एक बाहरी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये जो कवरिंग है ये क्या है? सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में ही डीएनए पाया जाता है जिसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन एनक्लोजर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स के साथ में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इस सेल को भी हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसकी भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम इस सेल में से सेल वॉल को हटा दें, अगर इस कंप्लीट सेल से सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलाकर के प्रोटोप्लास्ट बनता है। ये जो प्रोटोप्लास्ट है, अगर हम इसमें से सेल मेम्ब्रेन को हटा दें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने के बाद जो भी चीज़ें सेल के अंदर बचती हैं उनको बुलाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। उनको बुलाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म भी दो तरह की चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में इस वाली लेयर के अंदर में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब इस साइटोप्लाज्म में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर में सेल ऑर्गेनील्स। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स देखने को मिलते हैं। सेल ऑर्गेनील्स के अलावा एक सॉल्यूशन पार्ट होता है जिसमें हमारे बायोमॉलिक्यूल्स आयंस डिसॉल्व रहते हैं। तो सेल ऑर्गेनील के अलावा जो सॉल्यूशन बच जाता है साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं साइटोसोल। तो उसको बोल देते हैं साइटोसोल। वहीं पर अगर न्यूक्लियस के अंदर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को क्या बुलाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल ऑर्गेनील्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेन लेस
मेम्ब्रेन लेस। फिर होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ऐसे जिनके पास में एक सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास में सिंगल ना होकर के डबल मेम्ब्रेन कवरिंग देखने को मिलती है। तो जो ऑर्गेनील्स हैं यूकैरियोट्स के पास में वो तीन तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन लेस, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इस तीनों तरह के ऑर्गेनील्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक सेल की बात है और सेल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सेल के कंपोनेंट्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जब हम पढ़ते हैं तो हम बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद अंदर की चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। तो एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं जो सबसे बाहर वाला कंपोनेंट है सेल वॉल से। तो यूकैरियोटिक सेल, कुछ यूकैरियोटिक सेल के पास में एक आउटर कवरिंग मिलती है जिसका नाम है सेल वॉल। क्या ये सारे यूकैरियोटिक सेल में मिलती है? नहीं। तो फ्यू या फिर सम यूकैरियोटिक सेल के अंदर में ये देखने को मिलती है। जैसे कि किस किस में मिलेगी, ये हमारा प्लांट्स में मिलती है, प्लांट्स के अलावा फंजाई में देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी दो ग्रुप के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं लोअर प्लांट्स या फिर एल्गी, लोअर प्लांट्स या फिर जो एल्गी होते हैं, और हायर प्लांट्स जो हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं या फिर एडवांस टाइप वाले प्लांट्स होते हैं। तो वो अब इन तीनों ग्रुप्स में अगर देखें तो प्लांट्स का और फंजाई का जो सेल वॉल है वो अलग अलग मटेरियल से बना होगा, उसका कंपोजिशन अलग होगा। लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स के बीच में भी सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट आता है। अगर हम एक नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो जनरली प्लांट्स के अंदर में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। सेल्यूलोज के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, पर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, सेल्यूलोज। उसी तरह से अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर में काइटिन की बनी हुई होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है। क्योंकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है इसीलिए कई बार आप काइटिन को फंगल सेल्यूलोज भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, काइटिन की। अब प्लांट्स के अंदर भी दो ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, लोअर प्लांट्स एल्गी जो जनरली एक्वेटिक हैबिटाट में मिलते हैं, और हायर प्लांट्स जो हमारे हायर लैंड पर पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। जो लोअर प्लांट्स हैं या फिर अगर हम एल्गी की बात करें तो यहाँ पर जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो बना होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन, गैलेक्टन्स, मेनन्स, ये सारे पॉलीसैकेराइड है, अलग अलग तरह के पॉलीसैकेराइड्स हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। जो फंजाई की, जो एल्गी की सेल वॉल होती है, अलग अलग एल्गी में हमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स या मिनरल्स का डिपोजिशन मिलता है, जो उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स प्रोवाइड करता है। जो सबसे कॉमन टाइप का मिनरल एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये सबसे कॉमन टाइप का मटेरियल है, सबसे कॉमन टाइप का मिनरल है जो एल्गियल सेल वॉल में डिपोजिट फॉर्म में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें जो लैंड पर पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर में सेल वॉल बनी होती है। मेजर कंपोनेंट तो अभी भी सेल्यूलोज का ही है, बस सेल्यूलोज के साथ में पेक्टिन होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, और सम प्रोटीन्स, कुछ क्वांटिटी में प्रोटीन्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड सम प्रोटीन्स। अगर इन दोनों हायर प्लांट्स और एल्गी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे मेजर कंपोनेंट का डिफरेंस होता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो हर एक हायर प्लांट में की सेल वॉल में पाया जाता है और कभी भी एल्गी की सेल वॉल में नहीं पाया जाता, उसका नाम है हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज एक ऐसा कंपोनेंट है जो हायर प्लांट्स के अंदर में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एल्गी होते हैं, तो वहाँ पर कभी भी हेमी सेल्यूलोज देखने को नहीं मिलता। ये बहुत मेजर डिफरेंस है हायर और लोअर प्लांट्स के बीच में। फंजाई का हमने बता ही दिया।
यहाँ पर जो हम सेल वॉल डिस्कस करने वाले हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हायर प्लांट्स की सेल वॉल होती है। अगर हम हायर प्लांट्स की या फिर प्लांट्स की सेल वॉल की बात करें तो हायर प्लांट्स के अंदर में सेल वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये दो डिफरेंट लेयर्स की तरह डेवलप करती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के अलावा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। एक प्राइमरी सेल वॉल और एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मतलब ये लाइफ में पहले ओरिजिनेट करती है। अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें तो प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होता है तो जब नया सेल बनता है, मान लीजिए अभी प्लांट का नया सेल बना है, तो इस नए सेल के अंदर ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। वहीं पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये लेट ओरिजिन करती है। जब एक बार प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, वो अपना मैच्योरेशन कर लेता है, तब सेकेंडरी सेल वॉल दिखाई पड़ती है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डेवलप करती है अर्ली, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल लेट डेवलप करती है। एक बार जब सेल मैच्योर हो जाता है, जब सेल अपना कंप्लीट ग्रोथ वगैरह कर लेता है, मैच्योर हो जाता है, उस टाइम पर डेवलप करती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। वो पतली सी होती है, थिन नेचर की होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब वो फ्लेक्सिबल होती है, वो ग्रो करने में कैपेबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो क्या कर सकती है, इट कैन ग्रो इन साइज, इट कैन एक्सटेंड इन साइज। अब इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब नया सेल बनता है तो वो छोटे साइज़ का होता है, और जैसे जैसे इसमें मैच्योरेशन होगा तो इसको ग्रोथ करनी है। भाई कोई भी सेल जब डेवलप करता है तो उसको ग्रोथ तो करनी ही पड़ेगी, और ग्रोथ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब उसकी आउटर कवरिंग ग्रोथ को परमिट करे, ग्रोथ को परमिसिबल करे। तो जो पहली सेल वॉल बनती है, इनिशियल सेल वॉल डेवलप करती है किसी इमैच्योर प्लांट सेल में, तो वो प्राइमरी नेचर की होती है, इलास्टिक थिन नेचर की होती है। वहीं पर अगर हम बताएं सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये थिक नेचर की होती है, मोटी होती है, रिजिड होती है एंड इनइलास्टिक, मतलब ये फ्लेक्सिबल ना होकर के इनइलास्टिक नेचर की होती है। ये एक्सटेंड नहीं कर सकती, कैन नॉट ग्रो, ये ग्रोथ शो नहीं कर सकती। ये ग्रोथ नहीं शो कर सकती मतलब एक बार अगर सेकेंडरी सेल वॉल किसी प्लांट के ऊपर में डेवलप कर गई तो उसके बाद प्लांट अपनी फर्दर ग्रोथ नहीं करवा पाता। इसीलिए प्लांट सेकेंडरी सेल वॉल को तभी डेवलप करता है जब उसका मैच्योरेशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो जब मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जब उसको अपना ग्रोथ फर्दर नहीं करवाना, तो उसके बाद में वो अपने प्राइमरी सेल वॉल के अलावा एक सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप करता है। अब अगर इनकी पोजीशन की बात करें कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, इनकी रिलेटिव पोजीशन कहाँ पर होती है, कौन बाहर साइड पे होता है, कौन अंदर साइड पे होता है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो आउटर साइड पे होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड पे होती है, अंदर की साइड पे होती है ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के नीचे साइड पे होती है, अंदर की तरफ होती है। सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये सिंगल लेयर्ड होती है, ये एक पतली सी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसका जो थिकनेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक यहाँ पर नॉर्मल सेल बना लेते हैं और उसके अंदर में सारी सेल वॉल डेवलप करते हैं। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये डेवलप हुआ है सेल इस छोटे वाले सेल से। स्टार्टिंग में इस सेल के पास में एक सिंगल सेल में वॉल थी, प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर हो गया तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर इसने एडिशनल सेल वॉल डेवलप कर ली, जिसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पे इसने मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में
सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर ली जो कि थिक नेचर की है, रिजिड नेचर की है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, जबकि ये ऊपर वाला है प्राइमरी सेल वॉल। एक बार सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो कर गई, एक बार जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर जाती है किसी प्लांट सेल पे, मैच्योर प्लांट सेल पर, तो उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई प्राइमरी सेल वॉल अब एक तो वो इलास्टिक नेचर का है, पतला है, मैकेनिकल रोल उसका जीरो हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल सेल के लिए नहीं बचता, क्योंकि जो भी सेल का काम है, सेल वॉल का जो फंक्शन है, वो सेकेंडरी सेल वॉल ने अब उठा लिया है, अपने कंधों पे सारा काम उसने ले लिया है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है वो ख़त्म होती जाती है, डिमिनिश हो जाती है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे कुछ टुकड़ों की फॉर्म में सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर दिखाई दे सकती है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाती है मैच्योरेशन के टाइम पर। और जो सारा का सारा सेल वॉल हमें दिखाई पड़ता है मैच्योर सेल में, वो 99% सेकेंडरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई हमारा प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेल वॉल के काम क्या है? सेल वॉल का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना। लेकिन इसके साथ में कुछ और एडिशनल फंक्शन भी सेल वॉल परफॉर्म करता है। भाई अगर हमारे पास में कोई मल्टी सेल्यूलर प्लांट है, मान लीजिए हमारे पास में कोई मल्टी सेल्यूलर प्लांट है, तो प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। अब ये मल्टी सेल्यूलर प्लांट में क्या होगा, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। जो दो सेल हैं आसपास, आस पड़ोस के जो दोनों सेल हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल, कुछ ग्लू लाइक मटेरियल जो इनको फिजिकली कनेक्ट करके रखे। मल्टी सेल्यूलरिटी की पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो आसपास वाले सेल होते हैं उनके बीच में फिजिकल कनेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, वो आपस में चिपके हुए रहने चाहिए। भाई तभी तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहेगा। अगर सारे सेल फ्री रहेंगे तो सेल इधर उधर भाग जाएंगे। अब ये जो सेल के बीच में ग्लू टाइप मटेरियल है, ये इनको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो किसके थ्रू होता है? फिजिकल अटैचमेंट दो आसपास सेल पड़े हुए सेल के बीच में कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें समझना है। तो दो सेल के बीच में जो प्लांट सेल है उसके बीच में एक एडिशनल लेयर होती है जिसको बोलते हैं मिडिल लैमिला, और वो मिडिल लैमिला के थ्रू ही उनके बीच एक फिजिकल कनेक्शन या फिर फिजिकल अटैचमेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर दो सेल बना दें, प्लांट के सेल, दो एडजेसेंट आस पड़ोस वाले सेल, अब इसके ऊपर में भी सेल वॉल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम एक सिंगल सेल वॉल की फॉर्म में दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसकी सेल वॉल है और यहाँ पर इसकी सेल वॉल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ग्लूइंग मटेरियल होता है, वो एक लेयर की फॉर्म में एडहेसिव मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इस लेयर को क्या बुलाते हैं? इस पूरी लेयर को बुलाते हैं मिडिल लैमिला। इस पूरी लेयर को क्या बुलाते हैं? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला का काम है दो सेल के बीच में फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल एडहेशन प्रोवाइड करना। अब ये मिडिल लैमिला किस तरह से दो एडजेसेंट सेल के बीच में एडहेशन प्रोवाइड करती है या फिर उनको फिजिकली जोड़ करके रखती है? क्योंकि मिडिल लैमिला के अंदर में कुछ ग्लू लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, गम लाइक मटेरियल, या फिर जैसे हमारे पास में ग्लू होता है ना, एडहेसिव मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिस एडहेसिव मटेरियल का नाम है कैल्शियम पैक्टेट। ये एक ग्लू का काम करता है, चिपकाने का काम करता है दो सेल को। कैल्शियम पैक्टेट के अलावा मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो हमारे कैल्शियम पैक्टेट की होती है। तो मेजर कंपोनेंट यहाँ पर कैल्शियम पैक्टेट का दिखाई पड़ता है।
ये ग्लू लाइक मटेरियल क्या काम करता है? दो सेल को फिजिकल कनेक्शन आपस में जोड़े हुए रखता है। अब ये तो हो गई हमारी बात फिजिकल कनेक्शन की। लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलैरिटी की दूसरी प्रॉपर्टी या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आस पड़ोस वाले सेल हैं उनके बीच में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, फिजिकल कनेक्शन के साथ में उनके बीच में फंक्शनल कनेक्शन भी देखने को मिलना चाहिए। उनके बीच में फिजिकल कनेक्शन के साथ में क्या देखने को मिलना चाहिए? कुछ फंक्शनल कनेक्शन। फंक्शनल कनेक्शन मतलब उनके बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होना चाहिए। मटेरियल यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हो पाए और मटेरियल यहाँ से यहाँ पे एक्सचेंज हो पाए, ऐसी व्यवस्था दो सेल के बीच में, आसपास वाले सेल के बीच में, एडजेसेंट सेल के बीच में हमेशा होनी चाहिए। तो ये मल्टी सेलुलैरिटी की दूसरी कंडीशन है कि दो सेल के बीच में फंक्शनल कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ से मटेरियल यहाँ कैसे पहुँचेगा? इसके ऊपर में तो एक सेल मेम्ब्रेन है, इधर भी एक सेल मेम्ब्रेन है, फिर इनकी सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो इन सबको क्रॉस करते हुए मटेरियल इस सेल से दूसरे सेल तक कैसे पहुँचेगा? ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है अब हमारी। तो इसको समझाते हैं हम। अब इसको समझते हैं। तो जो एडजेसेंट सेल होते हैं या फिर आस पड़ोस वाले प्लांट सेल होते हैं किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर में, उनके बीच में हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ पोर दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा नाम से। जिनको हम क्या बुलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक गैप है या फिर एक खाली स्पेस समझ सकते हो, जो दो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है और उसी के थ्रू मटेरियल्स का मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल तक होगा। ये जो गैप है ये वाला, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है? प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के बीच में तब बनता है जब उन दोनों की जो सेल वॉल है और उनके बीच में जो मिडिल लैमिला है वो दोनों डिसॉल्व हो जाए। जो उनके बीच में सेल वॉल है और जो मिडिल लैमिला है वो डिसॉल्व हो जाए, वो एक गैप क्रिएट करते हैं। जैसे ही ये गैप क्रिएट होगा तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस नेचर की होती है? फ्लूइड नेचर की। फ्लूइड नेचर की होने की वजह से ये इस तरफ से जाकर इस वाली लेयर से कनेक्ट हो जाएगी। तो वो यहाँ से जाके कनेक्ट हो गई और ये वाली लेयर जाकर के यहाँ से कनेक्ट हो गई। जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कनेक्ट हो गई तो एक कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन बन गया जो दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करे हुए है। इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म क्या डायरेक्टली कनेक्ट हो गया? हाँ। अब क्या मटेरियल्स, जो आयंस हैं, जो मटेरियल्स हैं, क्या वो इससे डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर सकते हैं या फिर वाइसा वर्सा यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं? इसी गैप को बुलाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है, ये ध्यान रखेंगे, जो प्लाज्मोडेस्माटा है, जो गैप है, वो हमें कौन कौन सी लेयर में देखने को मिलता है? कौन कौन सी लेयर को ये प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस करता है? तो पहला है सेल वॉल, दोनों सेल की सेल वॉल जो हैं, और साथ में उनके बीच में प्रेजेंट मिडिल लैमिला। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। सेल मेम्ब्रेन तो कॉन्टिन्यूअस है। देखो, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। प्लाज्मोडेस्माटा तो बल्कि सेल मेम्ब्रेन एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में प्रेजेंट होती है। और ये जो गैप बनता है ये किसके बीच में बनता है? सेल वॉल और मिडिल लैमिला के बीच में गैप बनता है, मटेरियल्स का डिसोल्यूशन होता है, उससे बनता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से जो एक सेल है, इसमें से एक टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, डेस्मोटिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है डेस्मोटिब्यूल, वो इस सेल से ओरिजिनेट करके दूसरे सेल में जाता है। ये हमारे पास में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? डेस्मोटिब्यूल। ये डेस्मोटिब्यूल और कुछ नहीं है, ये
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन है, SCR का एक्सटेंशन है, और ये एक्सटेंशन एक सेल से दूसरी सेल की तरफ मूव कर रही होती है और ये चीज़ों का रेगुलेटेड ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है। जो मटेरियल्स है उसको रेगुलेटेड तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम ये करती है। और ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बता दिया जाएगा। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मोडेस्माटा से पास करता है। अब इस प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना, और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने के अलावा दो एडजेसेंट सेल जो आस पड़ोस वाले प्लांट सेल हैं उनके बीच में डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाना। उन दोनों के साइटोप्लाज्म को सीधा का सीधा कनेक्ट कर देना, जोड़ देना है आपस में, उसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब हमने यहाँ पे सेल वॉल के अंदर में जो दो सेल को जोड़ने वाली लेयर है मिडिल लैमिला, जो फिजिकली जोड़ती है, फिजिकली जोड़ने के अलावा जो फंक्शनल अटैचमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मिलता है वो भी समझ लिया। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं या फिर ये एनिमल सेल में भी होते हैं? तो प्लाज्मोडेस्माटा तो प्लांट सेल में होता है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा जैसा ही एक स्ट्रक्चर एनिमल सेल में भी दिखाई पड़ता है, जहाँ पे दो आसपास वाले सेल के बीच में गैप जंक्शन होता है। जो गैप जंक्शन होता है वो भी इसी तरह का एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, दो सेल के बीच में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कर रहा होता है। तो ये होता है हमारा गैप जंक्शन, एनिमल्स में होता है और प्लांट्स के अंदर में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल में, सेल वॉल। सेल वॉल की डिफरेंट लेयर्स पढ़ने के बाद में सेल वॉल के ऊपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल वॉल को जोड़ने का काम कौन करता है, वो सब पढ़ने के बाद में अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है वो हमें पता लगेगा सेल वॉल का नेचर कैसा होता है। सेल वॉल जो होती है वो हार्ड, रिजिड, नॉन लिविंग नेचर का होता है, बहुत ही टफ होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। क्योंकि ये हार्ड है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, टफ है, इस वजह से ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल फंक्शन होता है इसका। ज़्यादातर फंक्शन किस तरह का होता है? मैकेनिकल नेचर का। मैकेनिकल नेचर यानी कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि सेल बर्स्ट ना हो जाए, फूट ना जाए, फिजिकल डैमेज उसमें ना हो पाए। मैकेनिकल डैमेज के अलावा, प्रोटेक्शन के अलावा ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करता है। भाई अगर कोई सेल है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जो नॉन फ्लेक्सिबल है, जिसका शेप फिक्स्ड रहता है हर टाइम, तो उस सेल का भी वही पर्टिकुलर शेप बोला जाएगा। तो सेल का शेप कौन डिसाइड करता है? प्लांट सेल की बात करें तो वो सेल वॉल डिसाइड कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास में मैकेनिकल फंक्शन। अच्छा, मैकेनिकल फंक्शन के अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी सेल वॉल परफॉर्म करता है। सेल वॉल जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जैसे दो सेल के बीच में इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो डायलॉग होता है, वो सब कुछ भी सेल वॉल के थ्रू ही होता है। क्योंकि सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा नाम का एक जंक्शन प्रेजेंट है जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट एक सेल से उसके आस पड़ोस वाले सेल तक ईजिली पहुंचा सकता है। अब क्योंकि सेल वॉल एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारी आउटर कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का। भाई अगर किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट सेल के अंदर में, तो उसको हमेशा सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ेगा। उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि किसी भी मटेरियल को जिसको प्लांट सेल में एंटर करना है, प्लांट के साइटोप्लाज्म में एंटर करना है, तो उसको सेल वॉल हमेशा क्रॉस करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर प्लांट से कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसको भी सेल वॉल क्रॉस करनी पड़ेगी। तो जो परमिएबिलिटी हो प्लांट सेल वॉल की वो कितनी होती है और वो किस लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे समझना है। तो जो सेल वॉल होती है
अगर हम इसको परमिएबिलिटी के लेवल पर देखें तो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल नेचर की होती है, फ्रीली परमिएबल। अब फ्रीली परमिएबल का नाम मतलब ये होता है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल जो छोटे साइज़ का है वो बड़े आराम से सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है दोनों डायरेक्शन में, सेल से बाहर भी निकल सकता है और सेल के अंदर भी आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसका साइज़ जो है वो परमिसिबल रेंज में होना चाहिए। तो जो हमारे सेल वॉल है वो ज़्यादातर परमिएबल नेचर की होती है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो किस फॉर्म में होती है, फाइब्रस नेटवर्क की फॉर्म में होती है। इस तरह की कुछ फाइब्रस नेटवर्क होते हैं, सेल्यूलोज के फाइब्रस नेटवर्क होते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल इन नेटवर्क्स में प्रेजेंट जो पोर साइज से छोटा होगा वो बहुत ईजिली आराम से मूव कर जाएगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे साइज़ के वो आराम से मूव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो बिग मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, उन बल्की मॉलिक्यूल्स के लिए सेल वॉल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उनके मूवमेंट होते टाइम जो सेल वॉल के अंदर पोर प्रेजेंट है, उनके पोर साइज़ के बेसिस पे उनको रेजिस्टेंस फील होगी, मॉलिक्यूल्स ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है तो उसको यहाँ से मूव करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका साइज़ सेल्यूलोज फाइब्रिल में जो साइज़ प्रेजेंट है, जो गैप है, उनसे बड़ा है। तो बायो मॉलिक्यूल्स या फिर जो अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनडिज़ायरेबल बड़े मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनके अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनके अगेंस्ट परमिएबिलिटी नहीं दिखाता। तो ये हमारी बात हो गई सेल वॉल और सेल वॉल के फंक्शन। सेल वॉल का फंक्शन सिर्फ मैकेनिकल ना हो करके फिजियोलॉजिकल भी है, फंक्शनल काम भी वो परफॉर्म करता है।